13 सितंबर 2014 शाम को 6:25। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल से बाहर आ गए। तारीखों और समय का राजनीति में और इतिहास में बड़ा महत्व होता है, इसलिए मैंने इसका जिक्र किया है। सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की बेंच ने अरविंद केजरीवाल को उस मामले में भी जमानत दे दी जिसका मुकदमा सीबीआई ने दर्ज कर रखा है। ईडी के केस में उन्हें पहले ही 12 जुलाई को जमानत मिल गई थी, लेकिन सीबीआई वाले केस के चलते वे जेल से बाहर नहीं निकल पाए थे। अब वह अड़चन भी दूर हो गई। जिस वक्त अरविंद केजरीवाल निकले, आम आदमी पार्टी के नेता कार्यकर्ता ये सब पूरी तैयारी करके बैठे हुए थे। गाजे बाजे, शोर शराबे, नारे वारे, इन सब से माहौल गूंज गया। केजरीवाल जाहिर है ऐसे मौके पर बोलेंगे क्यों नहीं, इसलिए उन्होंने पिछली बार लोकसभा चुनाव में जैसे अंतरिम बेल पर बाहर आते समय अपने तेवर दिखाए थे, इस बार भी उसी रंगत में दिखे। तो ये शोर शराबा, गाजे बाजे और अरविंद केजरीवाल का बयान सुनिए। इन लोगों ने मुझे जेल में डाल दिया। इन लोगों को लगा कि केजरीवाल को जेल में डाल देंगे तो केजरीवाल के हौसले टूट जाएंगे। आज मैं आपको कहना चाहता हूं, मैं जेल से बाहर आया हूं, मेरे हौसले 100 गुना ज्यादा बढ़ गए हैं। मेरी ताकत 100 गुना ज्यादा बढ़ गई है। इनकी जेल की मोटी मोटी दीवारें, इनकी जेल की सलाखें केजरीवाल के हौसले को कमजोर नहीं कर सकती। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं, जैसे आज तक ऊपर वाले ने मेरे को रास्ता दिखाया, ऊपर वाले ने मेरे को ताकत दी, ऐसे ही भगवान मुझे रास्ता दिखाता रहे। अरविंद केजरीवाल अपनी तरह के इकलौते राजनेता हैं और पिछले 6 महीनों में बाकी दलों के नेताओं को भी उनकी कमी खल रही होगी। अब वो बाहर हैं। आम आदमी पार्टी अब क्या कर रही है, क्या कह रही है, बीजेपी का जवाब क्या है, उसकी तैयारी क्या है, और हरियाणा के चुनाव में ऐन पहले केजरीवाल के बाहर आने का असर क्या होगा, ये समझने से पहले सुप्रीम कोर्ट ने कैसे और किन शर्तों पर जमानत दी है, ये जान लीजिए। आपको पता तो होगा कि दिल्ली शराब घोटाला जो मामला है, इसमें एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, जिसको हम ईडी कहते हैं, उसने अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया था और लगभग 3 महीने बाद 26 जून को सीबीआई ने उन्हें जेल से हिरासत में लिया था। केजरीवाल के मामले की सुनवाई 2 जजों की बेंच कर रही है, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस भुइयां। दोनों इस बात पर एक मत थे कि जमानत आरोपी का अधिकार है, चार्जशीट दाखिल है, ट्रायल में लंबा समय लगेगा, इसलिए जमानत दी जानी चाहिए। मगर केजरीवाल की जो शिकायत थी कि उनकी गिरफ्तारी ही गैर कानूनी है, इस पर दोनों जज अलग अलग राय के साथ थे। जस्टिस सूर्यकांत की राय ये थी कि अगर कोई भी आदमी जो आरोपी है पहले से हिरासत में है और जांच के सिलसिले में उसे फिर से अरेस्ट करना गलत नहीं है, सीबीआई ने बताया है कि उसकी जांच क्यों जरूरी है। जो एप्लीकेंट है उसकी गिरफ्तारी इस लिहाज से गैर कानूनी नहीं है। सीबीआई ने जो प्रोसेस है, जो नियम है, उनका पालन किया है। उसे जांच की जरूरत थी, लिहाजा इस केस में अरेस्ट की। ये बात जस्टिस सूर्यकांत की। जस्टिस भुइयां की राय ये नहीं थी। उन्होंने कहा कि सीबीआई की जो गिरफ्तारी वो जवाब से कहीं अधिक सवाल खड़ा करती है। जैसे ही ईडी के केस में अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलती हुई सी दिख रही थी, सीबीआई एक्टिव हो गई और उसने अरेस्टिंग के समय जो टाइम था उस पर अपने आप सवाल खड़े कर दिए।
जस्टिस भुइयां की राय यह थी कि सीबीआई को निष्पक्ष होना चाहिए और इसके लिए उसको हर संभव प्रयास करना चाहिए ताकि गिरफ्तारी में मनमानी ना हो। जांच एजेंसी के ऊपर जो एक सवाल होता है कि पिंजरे में बंद तोता है, आपको याद होगा कि मनमोहन सिंह के दौरान यह कोर्ट का एक बयान था, इस इमेज से उसको बाहर आना चाहिए। दोनों जजों की राय अपनी अपनी जगह पर थी। अब सवाल ये कि आगे क्या। शराब नीति का जो मामला है, अगर गिन करके आपको देखें तो कुल मिला के 156 दिन अरविंद केजरीवाल जेल में रहे, काटे। ईडी ने उनको 21 मार्च को गिरफ्तार किया था और 10 दिन की पूछताछ के बाद 1 अप्रैल को केजरीवाल को तिहाड़ जेल भेजा गया था। उसके बाद से 10 मई तक वे जेल में रहे और 10 मई को सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए उन्हें 21 दिनों की अंतरिम जमानत दी थी, तो 21 दिन वो बाहर है। केजरीवाल ने फिर 2 जून को जेल में सरेंडर किया था। तो ये 2 टुकड़ों में उनकी जो जेल में मियाद है उसको जोड़ते हैं अगर आप, तो वो 155-57 दिन के आसपास बनते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जब जमानत दी इस बार, तो उसने कुछ शर्तें रखी और ये सारी वही की वही हैं जो ईडी वाले मामले में जमानत देते वक्त सुप्रीम कोर्ट ने कही थी। मसलन आप 10-10 लाख के मुचलके यानी बॉन्ड भर करके जमानत ले सकते हैं। आप यानी कि अरविंद केजरीवाल सेक्रेटेरिएट यानी कि मुख्यमंत्री दफ्तर नहीं जा सकते, किसी भी फाइल पर वे दस्तखत नहीं करेंगे, गवाहों को या जांच को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेंगे। हां, हरियाणा में जो विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, इन चुनावों के दौरान वो प्रचार कर सकते हैं। जैसे लोकसभा चुनाव के दौरान प्रचार के लिए कोर्ट ने उनको अंतरिम जमानत दी थी, इस बार जमानत में तमाम शर्तों के बावजूद उसने ये रियायत दी है कि आप जाकर के चुनाव प्रचार अपना कीजिए। अब इस मोड़ पर कि अरविंद केजरीवाल बाहर हैं, हरियाणा में चुनाव है, बीजेपी, कांग्रेस, वहां के स्थानीय दल सब अपनी ताकत झोंके हुए हैं, आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में तलवारें खिंची हुई हैं और किस तरह से और किस स्थिति तक, ये आप इन दोनों बयानों समझ सकते हैं। सबके लिए, पूरे आम आदमी पार्टी के परिवार के लिए आज एक बड़ा दिन है, लोकतंत्र के लिए एक बड़ा दिन है। जिस प्रकार से आज संविधान की जीत हुई है, न्याय की जीत हुई है और इस देश के सबसे बड़े न्याय कमीशन ने अरविंद केजरीवाल जी को फौरन रिहा करने का आदेश दिया है, इसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट की गहराइयों से सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा करते हैं। वो दिल्ली का दोषी है, दिल्ली का अपराधी है, क्योंकि उनका अपराध दिल्ली के साथ हुआ है और वो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। लेकिन कोर्ट कहती है कि आप मुख्यमंत्री ऑफिस नहीं जा सकते, आप मुख्यमंत्री के रूप में कोई फाइल साइन नहीं कर सकते, बेल पे जेल से बाहर आ रहे हैं। पहला आरोपी सीएम है जिसको फाइल पे साइन करने की अनुमति नहीं है, मुख्यमंत्री कार्यालय जाने की अनुमति नहीं है, तो फिर काहे मुख्यमंत्री पद से चिपके हुए हो? दिल्ली के प्रति अगर जरा भी दर्द है तो इस्तीफा दे दो, किसी और को बिठा दो उस पे भाई। बीजेपी नैतिकता का हवाला दे रही है कि अदालत जब आपको मुख्यमंत्री के तौर पर काम करने की इजाज़त नहीं देता है, बावजूद उसके अगर आप मुख्यमंत्री कुर्सी पर बने हुए हैं, तो फिर आप नैतिक कहाँ से हैं? ये बीजेपी का सवाल है। आम आदमी पार्टी कहती है कि आपने गिरफ्तारी ही गलत की है, ना कुछ बरामद हुआ, ना कुछ अपने हासिल किया, ना कुछ सबूत है, तो फिर आप उनको गुनहगार कैसे मानते हैं? ये लड़ाइयाँ सियासत की हैं, लेकिन अदालत
फैसले सबूत, बयान, साक्ष्य इनके आधार पर करती है। आज की जो सच्चाई है वो ये है कि अरविंद केजरीवाल जमानत पर बाहर हैं और बाहर आने का जो फौरी असर है वो क्या हो सकता है ये समझा जाना चाहिए, और वो ये है कि हरियाणा का विधानसभा चुनाव अब एक नए तेवर में और नए रंग में आपको नजर आएगा। राज्य में बीजेपी 10 साल से सत्ता में है, कांग्रेस वहां मुख्य विपक्षी दल है और उसको आज की तारीख में लगता है कि वो बहुत मजबूत है, अपने भरोसे सरकार बना सकती है, बहुमत में आ सकती है। इसीलिए उसने आम आदमी पार्टी समझौता नहीं किया और इंडियन नेशनल लोकदल, जेजेपी जिसको जनता जननायक पार्टी कहते हैं, ऐसी प्रादेशिक पार्टियां भी मैदान में हैं और समझौता नहीं होने के चलते अरविंद केजरीवाल की अगुवाई में आम आदमी पार्टी जो चुनाव लड़ेगी अब, उसने सभी 90 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। 2019 से मामला इस बार आम आदमी पार्टी के लिए हरियाणा में अलग है। उसने अपना संगठन मजबूत किया है, जनाधार बढ़ाया है और पिछले 2-2.5 वर्षों में वहां अच्छा खासा काम किया है। इसलिए आम आदमी पार्टी भी एक मजबूत जनाधार की पार्टी अपने आप को मान रही है। अब आज की तारीख में अभी जो स्थितियां हैं अरविंद केजरीवाल के जमानत पर बाहर आने और हरियाणा चुनाव के लिहाज से वो कैसी हैं और उनको कैसे देखा जाना चाहिए, इस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ 3 मेहमान हैं। एक तो हमारे एडिटोरियल डायरेक्टर आलोक मेहता जी हैं, कैलाश वासुदेव सीनियर एडवोकेट हैं आप सुप्रीम कोर्ट के, और उमेश सहगल जी आप फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी हैं दिल्ली के। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। उमेश जी, मेरा एक पहला सवाल आपसे है, जमानत के समय जो शर्तें हैं उन शर्तों में एक बड़ी शर्त यह है कि आप बतौर मुख्यमंत्री ना दफ्तर जा सकते हैं, ना फाइल पर दस्तखत कर सकते हैं, तो इसके इतर मुख्यमंत्री कैसे काम करेगा? उमेश जी, आपको मेरी आवाज आई? जेल में भी थी, वही की वही शर्तें बाहर भी हैं। नहीं, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, आगे आगे बोलिए सर। मैं ये कह रहा हूँ, ये शर्तें जो अब लगाई हैं सुप्रीम कोर्ट ने, ये तो जेल में भी शर्तें थी, तो वहाँ भी काम नहीं हो पाया, तो अब बाहर आके कैसे हो जाएगा? तो एज मुख्यमंत्री इनका फंक्शन करना तो मोर लेस इम्पॉसिबल है। मगर ये है कि फिर एक सुप्रीम कोर्ट से डिसीजन ले सकते हैं, जिसने एक मंत्री का पद खाली है यानी रेजिग्नेशन आई हुई है, उसको मंजूरी के लिए प्रेसिडेंट को भेजना है, तो इस टाइप की है। असेंबली की सेशन होना है, अभी 1 महीने में होना चाहिए, 6 महीने में सेशन होता है। तो कुछ ऐसी बातें हैं जो कि अभी डिसाइड होनी चाहिए, मतलब बिना चीफ मिनिस्टर के ये नहीं हो सकती डिसाइड। अगर आप ये कहती हैं कोई फाइल पे नहीं साइन करेगा, कोई आगे बढ़ाएगा नहीं, तो ये सारे काम ठप रहेंगे, कोई काम नहीं हो पाएगा, कोई सर्विस, किसी को अपॉइंटमेंट नहीं मिल पाएगी, किसी की ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगी, किसी की पोस्टिंग नहीं हो पाएगी, क्योंकि जो सिविल सर्विसेज अथॉरिटी बनी हुई है उसके चेयरपर्सन चीफ मिनिस्टर हैं। अगर वो दफ्तर ही नहीं जा सकते तो मीटिंग में कैसे प्रिजाइड करेंगे? तो मतलब कि एज चीफ मिनिस्टर तो फंक्शन नहीं कर सकते, बट एक इंडिविजुअल उनको लिबर्टी ज़रूर मिल गई। जो जेल में बैठे हुए उनके ऊपर ये था कि 4 दीवारें थीं, ये टाइम था, ये आपको खाना मिलेगा, ये उस टाइम वो चीज़ें अब ख़त्म हो गई। अब घर का खाना शुरू हो जाएगा, अब घर की बातें होंगी, आप आ जा सकती हैं कहीं। अब हरियाणा की इलेक्शंस हैं, अब हरियाणा के इलेक्शन का प्रचार कर सकते हैं। आप सिर्फ अपने केस के ऊपर कमेंट नहीं कर सकते, जो कि केस चल रहा है वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में है। तो इसलिए एज चीफ मिनिस्टर उनकी फंक्शनिंग का कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। वो तो वही की वही स्थिति रही जो पहले थी, वही स्थिति अब है। तो बाकी पॉलिटिकली क्या फ़र्क होगा, फ़ायदा होगा, मैं समझ गया सर, लेकिन एक कमेंट नहीं कर संवैधानिक सकता जो हूँ। व्यवस्था ये सिर्फ टाइम होती ही है बताएगा। देश में सरकारों को चलाने की, कि एक कैबिनेट है, कैबिनेट का मुखिया मुख्यमंत्री है या फिर वो प्रधानमंत्री है, और उसकी मंजूरी के बगैर ही कैबिनेट के सारे फैसले माने जाते हैं, उसके ज़रिए ही सरकार चलाई जाती है। ऐसी ही व्यवस्था की गई है जो हमारी संवैधानिक व्यवस्था है। कैलाश वासुदेव जी, इसके बाद भी जो कैबिनेट का फैसला होगा, जो सरकार का फैसला होगा, वो अरविंद केजरीवाल का फैसला माना जाएगा या बगैर मुख्यमंत्री सरकार का फैसला माना जाएगा, जबकि मुख्यमंत्री पद पर है? ये अजीब सी स्थिति है, इसलिए मैं पूछ रहा हूं आपसे। ऐसा है, नमस्कार। बात ऐसी है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार चीफ मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। जी।
लेकिन अगर हेड ऑफ द गवर्नमेंट को सस्पेंड किया गया, उसका मतलब ये नहीं कि सरकार नहीं चलेगी। सरकार चलेगी। अब जैसे कि और मंत्री अभी दस्तखत कर रहे हैं, कागज कर रहे हैं, संभाल रहे हैं, प्रचार हो रहे हैं, सरकार के निर्णय हो रहे हैं, जो भी काम हो रहा है कोई ना कोई तो दस्तखत करेगा, क्योंकि एनीबॉडी कैन बी एक्टिंग एज द चीफ मिनिस्टर। आपने चीफ मिनिस्टर के फंक्शनिंग को रोक के रखा है फॉर द इंटरिम पीरियड, जब तक वो बेल पे हैं। अब ट्रायल चलेगा, ट्रायल भगवान जाने कितने साल लेगा। ये भी हो सकता है कि सरकार पलटने में भी कुछ परिवर्तन आ सकते हैं। देखिए, बेल का पर्पस 3 होता है। एक, वो इंटरफियर नहीं करेंगे, जो अक्यूज्ड है इंटरफियर नहीं करेंगे या तो इन्वेस्टिगेशन में या विटनेसेस में। दूसरा, उनकी सोसाइटी में पोजीशन होनी चाहिए कि वो हर समय पेश हो सकते हैं, उनको हर समय बुला सकते हैं। और तीसरा ये है कि वो कानून से भाग नहीं जाएंगे, यानी ही विल नॉट फ्ली फ्रॉम जस्टिस। अब ये 3 एसेंशियल कंडीशंस हैं। आप कानून देख लीजिए, आज से देख लीजिए, 100 साल पहले से देख लीजिए, 500 साल से देख लीजिए, कानून के बेसिक प्रिंसिपल्स वो हैं। लेकिन जैसे टाइम बढ़ता गया, नेचर ऑफ ऑफेंसेस बदलते गए, पॉलिटिकल वैंडेटास बढ़ते गए। ये हिंदुस्तान की नई बात नहीं, सारी दुनिया में जो पावर में है वो रहना चाहते हैं, जो पावर में आना चाहते हैं उनको रोकना चाहते हैं। ये कोई नई बात नहीं है। इंग्लैंड में भी आप देख लीजिए, ये भी हुआ है। आप अमेरिका में देख लीजिए, रिस्ट्रिक्टिव प्रैक्टिसेस हैं। हमारे देश में आप देख लीजिए, इंदिरा गांधी के वक्त भी ये हुए थे, इंदिरा गांधी के बाद भी हुए। तो किसी को रिस्ट्रिक्ट करना पॉलिटिकली, या कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, कोर्ट के ऑर्डर्स इसीलिए हैं क्योंकि ये जो फाइलें हैं दे आर ऑफ सेंसिटिव नेचर। वो कहते हैं सीबीआई, तो बोले साहब आप दफ्तर मत जाइए, अपना काम आप बाहर से कर लीजिए। क्योंकि आज भी चीफ मिनिस्टर जो बाहर से काम करेंगे, उनको कौन रोक सकता है कि वो अपने कलीग्स को एडवाइस करें कि हाँ, आप इसमें ऐसे कोई दो राय कीजिए, नहीं। आप ये कह रहे हैं कि ऑफिशियली वो एक्स ऑफिशियो सीएम हैं और वो बाहर रह करके, हाँ, एक्स कुर्सी, ऑफिशियो नहीं, डिजर हैं, क्योंकि वो फंक्शन तो वही करेंगे ना। जब सारी पार्टी तो उन्हीं से हिट लेगी, बोले आप जो बताएंगे वो कर लेकिन देंगे। कोर्ट की नजर में नहीं। कोर्ट के नजर में नहीं है, क्योंकि वो कोर्ट के सामने कुछ नहीं कर रहे। बोले साहब मैंने हाँ, तो वो कुछ कह नहीं सकते हैं कि किया, मैंने तो कुछ नहीं किया, ये तो कैबिनेट का फैसला है। आलोक जी, हम कुछ नहीं कर रहे साहब, हमारे कैबिनेट कलीग्स हैं, वो डिसीजन ले रहे हैं, वो ये कर रहे हैं। ये एडवाइस हाँ, लेकिन ये अपनी तरह का इकलौता उदाहरण मुझे लगता है हिंदुस्तान के इतिहास में। इसके पहले जिन मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया गया, उन्होंने इस्तीफे दिए, उसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई है। और कभी भी किसी आदमी ने अक्यूज होने के बाद से अपने पद पर रह करके और अरेस्टिंग नहीं दी है। अरेस्ट होने के बाद उसने अपने पद को नहीं चलाया है। एक बड़ा सिंपल उदाहरण आपको देता हूँ। जी, जब मिसेस गांधी इलेक्शन हार गई 1975 में और जस्टिस कृष्णा अय्यर को वहां स्टे दिया, उनके ऊपर भी रिस्ट्रिक्शंस डाले थे प्राइम मिनिस्टर। 1975 में जब मिसेस गांधी इलेक्शन हार गई थी और इलाहाबाद हाईकोर्ट का जजमेंट आया, वो अपील में आए, तो इंटरिम ऑर्डर कृष्णा अय्यर साहब ने पास किया था। उसमें भी रिस्ट्रिक्शंस थे एज टू व्हाट शी कुड फंक्शन एज द प्राइम मिनिस्टर। ये कोई नई बात नहीं हमारे सिस्टम में। ठीक है, ये अच्छा आपने एक एग्जाम्पल कोट किया है। आलोक जी, ये बात मुझे ध्यान में आई नहीं। 1975 में जब इंदिरा गांधी कन्विक्टेड हुई थी, तो उनके प्रधानमंत्री के तौर पर काम करने पर तो रोक लगा ही दी गई थी। हालांकि उनकी लोकसभा सदस्यता पर भी सवाल था और वो अल्टीमेटली इमरजेंसी में कन्वर्ट हो गया, ये अलग मामला है। आज की तारीख में दिल्ली में जो स्थिति है, इसको आप कैसे देख रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनली भी और पॉलिटिकली भी? राणा जी अपने दोनों विशेषज्ञ काफी एक्सपर्ट हैं, कानून के भी और प्रशासन के, इसलिए मैं 2 बातों पर ध्यान दिलाऊंगा। मेरी जो याददाश्त है, 71 से मैं भी पत्रकारिता दिल्ली में ही हूँ और मैंने ऐसा मुख्यमंत्री भारत में नहीं देखा जो दस्तखत ही नहीं करता है। दस्तखत की जरूरत ही कहाँ है? उन्होंने मुख्यमंत्री रहते अपने पास कोई विभाग ही नहीं रखा। कैबिनेट की अध्यक्षता वो करेंगे, आज भी वो घर में बैठ के कर सकते हैं, कैबिनेट को बुला करके। दफ्तर जाने की जरूरत कहाँ है? न जाने की जैसे कारपोरेट वर्ल्ड में भी होता है, जैसे जो चेयरमैन या एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, यदि मेरा कोई साइन नहीं है राणा जी, तो मैं कंपनी के किसी उस पर आप मुझे जेल नहीं भेज सकते। ये कोई भी हर नागरिक का अधिकार है कि यदि मेरा दस्तखत नहीं है तो आप कैसे प्रमाणित करेंगे? लेकिन इससे पहले भी तो दस्तखत नहीं करते थे, उनको दस्तखत करने की जरूरत थी क्योंकि उन्होंने महकमे अपने पास रखे नहीं। जी, लेकिन साथ साथ क्या किया जी, फैसले मैंने आपको ये मैसेज दिया, मैं आप सभी बात कर रहा हूँ, वो सब रिकॉर्डेड है। तब उसके बाद फंसते हैं। इसलिए 10,000 पेज यदि कोर्ट के सामने है, उसका रातों रात नहीं फैसला हुआ, इसलिए जमानत मिली है। लेकिन असली बात यह है कि जो आपने कहा, हम ज्यादा बहस का समय नहीं है, मैं खाली ये कहूंगा कि वो
अपना काम आम आदमी पार्टी के नाते, चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था यदि आम आदमी पार्टी जिम्मेदार है, जिसको पैसा मिला 100 करोड़ जो आरोप है, तो आम आदमी पार्टी को आपने क्यों नहीं बनाया? तो आम आदमी पार्टी के मुखिया के रूप में उनको हिरासत में लिया गया, 2 जांच चली और चलती रही, जो भी हुआ है। इसके बाद अब वो आम आदमी पार्टी का प्रभुत्व बनाए रखने के लिए हरियाणा में सबसे पहले जो एनसीआर है, राष्ट्रीय राजधानी हमारी है, और पंजाब में उनकी सरकार है ही, दिल्ली में उनकी सरकार है, तो उससे भी हरियाणा में थोड़ा सा भी वो फायदा उठा सके। और कांग्रेस जिसने सबसे पहले शिकायत की थी कि इनको जेल भेजे, शराब घोटाला हुआ है, ये डिमांड बीजेपी ने पहली बार नहीं की। बीजेपी वाले चाहे माने या न माने, आप रिकॉर्ड में अपने देखें, हमारे पास, आप सबके पास रिकॉर्ड है, पहली चिट्ठी, पहला आरोप कांग्रेस ने लगाया। अब कांग्रेस से वो लड़े, गठबंधन तो हुआ नहीं, तो हरियाणा में पहली परीक्षा आम आदमी पार्टी के प्रमुख के नेता के रूप में है। और दिल्ली में 4 महीने बाद, 6 महीने बाद जो कहे, वैसे संजय सिंह ने परसों ही कह दिया था कि चुनाव जल्दी करा लो आप, क्योंकि वो तो तैयार है। ऐसी स्थिति में, और अभी भी जो चुनाव के परिणाम लोकसभा में आए, यदि उनमें चाहे कुछ एडजस्टमेंट भी हुआ, 3 सीटों पर हुआ, ऐसी स्थिति में कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती है। बीजेपी से लड़ने की बात वो कह रहे हैं, लेकिन पहले उनको कांग्रेस से निपटना होगा और कांग्रेस को भी उनसे निपटना होगा। ये ऐसा पेचीदा खेल है, अग्नि परीक्षा जिसको कह सकते हैं। इसके बाद उनका राजनीतिक भविष्य तय होगा। और इस बीच में जो 10,000 पेज के कागज हैं, उनमें से क्या क्या डॉक्यूमेंट सामने आता है, कौन गवाह कहाँ क्या बोल देता है, हम और आप इसके बारे में नहीं बता सकते। ये कानून की लड़ाई अपनी जगह होगी। इसलिए मेरा मानना है कि ये एक ऐसे मुख्यमंत्री जो इतिहास बना रहे हैं, वो एक नया इतिहास भी लिख रहे हैं बगैर कुछ किए। आलोक जी, आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल यह लगातार कहते रहे कि इतनी लंबी जांच चली, आपने फूटी कौड़ी बरामद नहीं की, आपको कुछ सबूत हाथ नहीं लगा, आपने बेवजह के आरोप लगाए। मैं वासुदेव जी आपके सामने आना चाहता हूँ। एक लाइन कह दूं, एक लाइन कह जी देता जी हूं। जी हाँ जी, मैं खाली कह रहा हूँ, आप तो याद है आपको, पटना में वीपी सिंह ने कहा था ये नंबर है अकाउंट का, नहीं साबित हुआ ना। तो ये कहने से नहीं, लेकिन बोफोर्स केस था कि नहीं था, 64 करोड़ पर स्वीडन की कंपनी ने कहा, उनकी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी ने कहा कि हाँ दिया गया, उसका सबूत न मिला अलग बात है। लेकिन बोफोर्स के बाद राजीव गांधी और कांग्रेस के लिए क्या पतन की स्थिति हुई सब जानते हैं। तो ये कहना कि कुछ नहीं है, ये कागज, और इलेक्ट्रॉनिक इस युग में कागज न भी दिखाएं, यहाँ तो 10,000 पेज अदालत में है। इसलिए अपने वासुदेव जी बताएंगे कि क्या उसमें से कुछ मैं नहीं आता हूँ निकलेगा। आलोक जी। वासुदेव जी, मैं फर्ज कर लेता हूं, हालांकि ये दूर की कौड़ी जैसा है, फिर भी मैं मान लेता हूं कि हरियाणा में चुनाव है। आम आदमी पार्टी ने पिछले कुछ वर्षों में वह बहुत मेहनत की है, उसके अपने कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, और 90 सीटों पर चुनाव इस बार पार्टी लड़ रही है। अरविंद केजरीवाल के मैदान में आने के बाद से उत्साह है। अगर कोई ऐसी स्थिति बनती है कि आम आदमी पार्टी सरकार बनाने की हालत में आ जाती है, तो अरविंद केजरीवाल हरियाणा के मुख्यमंत्री हो सकते हैं कि नहीं? दिल्ली में वाले मुकदमा है, दिल्ली का ही है ना? ये एक जी मुख्यमंत्री बन सकते हैं, लेकिन सवाल अब ये है, किसी भी मुख्यमंत्री को सामने आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो पार्टी के कार्यकर्ता हैं। अगर हरियाणा में आप एग्जाम्पल उदाहरण दीजिए, ये 80 सीट जीत गए, जैसे दिल्ली में इस वक्त इतने सारे सीट जीते हुए हैं, आप उनकी नॉमिनी को तो आप चीफ मिनिस्टर बनाने से रोक नहीं सकते हैं। आज के जमाने में सामने आने की जरूरत नहीं है, पीछे से सारा कंट्रोल है सर। नहीं, मैं सिर्फ आप कहीं भी देख लीजिए, जो संवैधानिक व्यवस्था है, प्रावधान है, उनके हवाले से यह जानकारी अपने दर्शकों को देना चाहता हूं। या आम आदमी पार्टी के नेता भी अगर सुनते होंगे, कार्यकर्ता, अरविंद केजरीवाल को आम आदमी पार्टी कहती है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री होंगे, और बहुमत का आंकड़ा जुट जाता है। कांग्रेस या कोई दूसरी पार्टी कहती है कि ठीक हम समर्थन देते हैं, या वो अपने बूते बहुमत में आते हैं, तो अरविंद केजरीवाल हरियाणा के मुख्यमंत्री तो हो सकते हैं। उनको हरियाणा के चीफ मिनिस्टर बनने से रोक नहीं सकते। हाँ, ये वादा है वो दिल्ली के संबंध में, क्योंकि चार्जेस जितने हैं वो दिल्ली के संबंध में। आप पॉलिटिकल पोजीशन अगर आप देखेंगे या कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन, ये बड़ा इंटरेस्टिंग आपने पॉइंट रेज किया है कि अगर वो हरियाणा में उनकी बहुमत आ गई तो कौन चीफ मिनिस्टर बनेगा। मेरे हिसाब से वैसे केजरीवाल चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं, लेकिन उसमें क्या होगा कि ऑब्जेक्शन जाएंगे कि साहब दिल्ली में तो उनके ऊपर रोक है, आप हरियाणा में कैसे बनने दे रहे हैं। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल इशू आ जाएगा। लेकिन आम आदमी पार्टी के आलोक जी, ये एक तुरुप का इक्का हो सकता है। अरविंद केजरीवाल हरियाणा के हैं,
अरविंद केजरीवाल को बीजेपी दिल्ली में मुख्यमंत्री बनने देना नहीं चाहती है। वो कहेंगे हमने तो बहुत सारे काम किए, स्कूलों का काम किया, अस्पतालों का काम किया और बिजली दी और पानी दिया, हरियाणा को भी हम उठाएंगे। अरविंद केजरीवाल हमारे मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं। तो यह बात हरियाणा के चुनाव में असर करेगी कि नहीं? देखिए बिल्कुल, जबकि वो हरियाणा के मूलतः यही दावा अरविंद केजरीवाल जी पहले भी करते थे कि मैं मूलतः तो हरियाणा का हूं, बल्कि यह तो कहते मैं बनिया भी हूं। मतलब उन्होंने तो अपनी जाति बता करके चुनाव दिल्ली का, मुझे आज भी याद है, पब्लिक मीटिंग में कहा था। और इसलिए वो, आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया, मैं सुबह भी वही बात हो रही थी तो मैंने यही कहा कि वो हरियाणा का मुख्यमंत्री, वो कहेंगे हुड्डा जी से कि मेरा समर्थन करिए, और मुख्यमंत्री बनने के बाद सबसे पहले हुड्डा जी को जेल भेज दे, कोई जरूरी नहीं है, वो कुछ भी कर सकते हैं। वो यही तो चाहते हैं कि पूर्ण राज्य का मुख्यमंत्री बने। वो पंजाब के मुख्यमंत्री बनने की बात जब उनकी आई थी तब भी चर्चा थी, लेकिन वहां नहीं बन सकते थे, वहां सिख समुदाय, इतनी पार्टियां, सब कुछ है। लेकिन हरियाणा में वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं कानूनी रूप से, और उसके बाद देश में वो चाहे दिल्ली के मंत्रियों को बुला करके केंद्रीय मंत्री की कुमार विश्वास की तरह जेल भेजने की इंतजाम कर सकते हैं, वहां से एफआईआर दर्ज करा करके जेल भिजवा देंगे। तो ये तो कांग्रेस को और बीजेपी दोनों को सोचना होगा। लेकिन हाँ, आपने बिल्कुल ठीक कहा, वो मुख्यमंत्री बन के अधिकारी है और वो बन करके कर सकते हैं जो लालू यादव या करुणानिधि और जयललिता ने जिस तरह से किया था एक दूसरे को, ऐसा ही वो किसी एक दूसरे को जेल भेजने का पूरा इंतजाम, उसी का इंतजार अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। वो तो प्रधानमंत्री बन जाएंगे तब तो पता नहीं कितने लोग जेल में होंगे, सारे सीबीआई के लोग, ईडी के लोग, नेता के लोग, कांग्रेस के लोग, बीजेपी के, लेकिन एक बड़ी सच्चाई ये है कि अरविंद केजरीवाल ने पुलिंदा हाथ में लेकर के जिन जिन लोगों को ललकारा कि भ्रष्टाचारी हैं, उनमें से किसी खिलाफ उन्होंने कोई कार्रवाई की नहीं है। इसलिए आप ये कहें कि वो सबको भेज देंगे, मुझे लगता है कि वो नहीं ऐसा होगा। ये चुनावी हथकंडे होते रहते हैं। लेकिन बहुत अच्छी बात है, आप दोनों मेहमानों के जरिए, समय की कमी है, एक जो बात खुल करके आई कि अरविंद केजरीवाल जमानत पर हैं। सर मैं 1 मिनट के लिए आपके पास आ रहा हूँ। जमानत पर हैं, बतौर मुख्यमंत्री दिल्ली में वो मुख्यमंत्री का काम नहीं कर सकते, लेकिन मुख्यमंत्री के तौर पर आम आदमी पार्टी अगर उनको हरियाणा में प्रोजेक्ट करती है और सरकार बनाने की स्थिति में आती है तो एक स्वतंत्र मुख्यमंत्री के रूप में हरियाणा में काम कर सकते हैं। यह जो बंदिश दिल्ली के दायरे में है, वो बंदिश हरियाणा में उनके लिए काम नहीं करेगी, और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। सर कुछ कहना चाहते कैलाश जी आप? नहीं, मैं ये कह रहा था कि देखिए, पॉलिटिक्स आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। जब भी पार्टी इलेक्शन पर जाती है, कहते हैं कि साहब जो हमारे पहले पार्टी थी उन्होंने बड़ा भ्रष्टाचार किया, चाहे कॉमनवेल्थ गेम्स हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे बुफोर्स हो, चाहे यानी दुनिया भर की बातें होती हैं कि साहब हम पावर में आएंगे, जब हम अपनी पार्टी को लेके आएंगे तो जिन्होंने ये सब भ्रष्टाचार की हरकतें की हम उनको प्रोसिक्यूशन करेंगे। मुझे आज तक नहीं मालूम है कि कोई ऐसा प्रोसिक्यूशन हुआ हो। जी, कुल मिलाकर के जनता ने भी मान लिया है कि जो सियासी बयान होते हैं ये सब मतलब के होते हैं। मतलब निकल जाने के बाद न याद रहते हैं, न उन पर चर्चा करने से कोई फायदा होता है। आप दोनों मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया से जुड़ने के लिए, अपनी बात रखनी। थैंक यू सर, थैंक्स लॉट।